गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस के इस ऑनलाइन ऑप्शनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास में ये तीसरा लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर में हमने इतिहास की आधुनिक जो भारत है उसके इतिहास के अध्ययन के हमने अप्रोच देखा, उपागम देखा, इतिहास लेखन को देखा। आज हम लोग देखेंगे कि जो पहला हमारा यूनिट है यूरोपियनों का आगमन, और उस यूरोपियनों का आगमन में आप जो है सवाल जो पूछेगा वहाँ से वो जैसे पूछा एक बार कि न तो सिकंदर महान न नेपोलियन दक्षिण भारत में विशेषकर जो सामुद्रिक क्षेत्र में इतना मजबूत है जैसे ब्रिटिश, उसको मतलब पराजित करने में इतना जो है सफल रहता। फिर दूसरा सवाल आप जो है पूछता है कि डुप्ले ने जो फ्रांस, क्योंकि जितने भी यूरोपियन आए ये बताएंगे कैसे कैसे आया, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रेंच, ये डच के बाद डेनिश भी है, ब्रिटिश भी है, फ्रेंच भी है। तो इसमें जितने भी थे इसमें सबसे जो मजबूत थे वो थे ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ठीक है, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो थे उनमें संघर्ष हुआ और अंततः जीता कौन? भारत में ब्रिटिश। तो एक सवाल होता है कि वो कौन कौन से कारण है। गुड मॉर्निंग दीपक, नमिता, गुड मॉर्निंग। तो अब एक सवाल होता है कि वो कौन से कारक है, वो क्या हुआ कि फ्रांसीसी हार गए और ब्रिटिश जीत गया। अब फ्रांसीसी के पास कौन थे? डुप्ले, और ब्रिटिश के पास कौन था? क्लाइव। तो कहा जाता है कि डुप्ले ने अपनी जो शुरुआत किया वो मद्रास से किया और क्लाइव ने शुरुआत किया वो बंगाल से किया। तो क्लाइव जीत गया और डुप्ले हार गया। तो ये दो सवाल जो है आपको आ चुका है। और एक बात बता रहा हूं, मैं अक्सर बताता हूं आप लोगों को कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत जीवन में भी हर व्यक्ति को अपना इतिहास पता होना चाहिए और अपने इतिहास के साथ साथ अपने अतीत का ही पता होना चाहिए, अपने पीछे पूर्वजों का। और दूसरा जो चीज़ है वो है प्रत्येक विजेता को इतिहास के साथ साथ भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, वरना उसका हश्र या तो नेपोलियन की जैसा होगा या हिटलर की जैसा होगा या अमेरिका और सोवियत रूस की जैसा होगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग जो है आज शुरुआत करते हैं कि कैसे जो है आया और सवाल कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल तभी बना पाओगे जब आपकी बेसिक पता हो। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल है कि सर एक बात बताओ कि कहते हैं कि यूरोपियनों ने, पुर्तगालियों ने भारत की खोज की, तो क्या भारत नहीं था क्या, या भारत को कोई जानता नहीं था क्या? तो फिर खोज कैसे की? प्रश्न तो ये है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मध्यकाल के अंदर यूरोप और भारत का संपर्क प्रत्यक्ष और जो डायरेक्ट संबंध था, जो सीधा संबंध था, जो प्रत्यक्ष संबंध था, वो टूट गया था। ठीक है, अब एक सवाल है कि प्राचीन काल की ओर चलते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ। तो सबसे पहले आप जब प्राचीन काल में जाओगे तो प्राचीन काल में देखिए, यहां देखिए ये क्या है? भारत है, इंडिया। मैप में भी देखिएगा कि ये 1453 का मैप और फिर 1498 का मैप, वर्ल्ड मैप व्हेन वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया। जैसे ही डालिएगा तो बहुत सारा मैप आएगा, यानी वर्ल्ड मैप व्हेन वास्को डी गामा अराइव्ड इंडिया। अब ये देखिए पहले क्या था कि ये जो इंडिया है, ये भारत, तो भारत क्या करता था? चाइना है इसके ऊपर, चाइना। तो भारत चाइना से क्या लेता था पता है? भारत चाइना से कच्चे माल लेता था
और इस कच्चे माल को लेकर भारत कच्चे माल को लेकर ये बेचता था कहां? यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हो रोमन एम्पायर, यहां पे, यानी भारत इस रोमन एम्पायर में जाकर बेचता था। अब देखे होगे भारत का रोम के साथ बहुत बेहतर संबंध था। चाइना वाला क्यों गुस्सा होता है आज? क्योंकि आपने बहुत ठगा उसको। अब वो मैप बनाने लगा, इंडिया का मैप बना रहा है। वर्ल्ड इतना मेहनत, ये अफ्रीका है, पूरा वर्ल्ड है, इतना आज समझ गए, बना सकते हो, इस कोई बना तो बहुत अच्छी बात है क्या? तो भारत करता क्या था कि चाइना से खरीदता था और उसको यूरोप में जाकर, विशेषकर रोम, आपको याद होगा प्राचीन काल में भारत का रोम के साथ इतना बेहतर और इतना ज़्यादा व्यापार होता था कि सोने की चिड़िया भी कहा गया। जब कुषाण था भारत के अंदर, सातवाहन, सबसे अधिक लाभ सातवाहनों को हुआ, लेकिन कुषाण ने रेशम मार्ग पर उसका नियंत्रण था, सिल्क रूट पर कुषाणों का। और कुषाण का एक शासक था कनिष्क, जिसने चीन के शासक को पराजित भी किया, खुद ही पराजित हुआ, पांचाल, और पराजित भी किया। आप देखिएगा रोम का एक राइटर है प्लिनी, और प्लिनी ने एक किताब भी लिखा। आप देखिएगा जब प्लिनी के बारे में, प्लिनी ने एक किताब लिखा प्राकृतिक इतिहास, यानी नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिनी ने बताया अपनी पुस्तक में कि किस प्रकार से भारत से जब निर्यातित वस्तु आता है तो बड़े पैमाने पर सोना जा रहा है भारत में। मतलब यूरोप के देश में रोम का जो रोमन एम्पायर है, वहां से बड़े पैमाने पर स्वर्ण का प्रवाह हो रहा है। मतलब जो भुगतान संतुलन है वो भारत के पक्ष में है। क्योंकि जब तक ये सब समझिएगा नहीं तो आधुनिक भारत को नहीं समझिएगा। हमने कहा है सब होलिस्टिक है। प्लिनी रोता है, आंसू बहा रहा है कि भाई इसको रोका जाए। ये प्राचीन काल की बात। तभी क्या हुआ, रोम का एक व्यक्ति जो है वो रेशम बनाने की कला सीख लिया। किससे? चुपके से, धोखे से, गुप्त रूप से। किससे? चाइना से। रेशम बनाने की कला सीख लिया। ये बात है प्राचीन काल की। जब वो रेशम बनाने की कला ये जो रोमन एम्पायर सीख लेगा चाइना से, तो इसका मतलब क्या है, उसे रेशम, सिल्क इंडिया से लेने की जरूरत होगी? उतना नहीं हुआ। एक पहला कारण है। मतलब जब एक समय था कि वहां की महिलाएं दीवानी थी भारतीय रेशम की। मतलब उसके घर हो या उसके मतलब त्योहार हो या उत्सव हो, उस सभी में भारतीय रेशम का क्या है, बहुत ज्यादा मांग है। अब दूसरी घटना क्या घट रही है? एक तो ये बात है। अब दूसरी घटना सुनिएगा। 77 आप देखिएगा 7th सेंचुरी में और 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो एरिया है अरेबियन सी, और ये जो एरिया है यहां जो अरब वाला क्षेत्र है, अरब के क्षेत्र में इस्लाम का उदय हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब के पश्चात। अब जब इस्लाम का उदय हुआ तो आपने सुना होगा सिंधबाद द सेलर। अब ये लोग यात्रा करते थे, ये लोग व्यापारी मतलब जो व्यापार है उसमें रुचि रखते थे। तो धीरे धीरे देखते देखते ये जो आप देखिएगा ये जो एरिया है कौन सा, अरेबियन सी का, उस पर किसका नियंत्रण हो गया? अरब के व्यापारियों का। और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है अरब का, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या लाल सागर का एरिया। पहले हम व्यापार किससे करते थे? फारस की खाड़ी और लाल सागर, दोनों से। अब मत बोलना फारस की खाड़ी कहाँ है, ये क्या है? लाल सागर का एरिया, रेड सी ये है, इसी से आप जा रहे हो, और फारस की खाड़ी।
लेकिन लाल सागर से हम यात्रा कम करते थे। उसका कारण था कि लाल सागर क्या था, वहां पे कोहरा ज्यादा होता था, और जब भी कोई जहाज चलता है, कोई जाता है, तो उसमें कोहरा क्या है, साफ, मतलब वेदर क्या है भाई, क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए। इन परिस्थितियों में हमने फारस की खाड़ी का चयन किया। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम ने क्या किया, अब जरा सुनना बेटा, जब इस्लाम का उदय हुआ तो बेटा इस्लाम के उदय के पश्चात भारत का, ये इंडिया का क्षेत्र और ये क्या है, यूरोप, प्रत्यक्ष संबंध क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप बोलते हो ना कि सर प्रत्यक्ष संबंध क्यों समाप्त हुआ, तो ये प्रत्यक्ष संबंध समाप्त होने का जो कारण है, वो कारण यह है कि इस्लाम के उदय के पश्चात ये जो अरब प्रायद्वीप है उस पे क्या है, किसका अधिकार हो गया। हाँ, कोई दिक्कत समझ आ गया ना, कि प्राचीन काल में देखिएगा, इस प्राचीन काल में जहां हमारा प्रत्यक्ष संबंध था, वहीं धीरे धीरे हमारा प्रत्यक्ष संबंध टूट गया। अब ये क्या करता है, यहां इस क्षेत्र का जो इस्लाम के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो उसे हम बेचते हैं। अब ये मत सोचना कि हमारा व्यापार नहीं हो रहा है इन देशों से, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। हमें पता है कि मैं बेच रहे हैं, मैंने इनको बेचा और ये इनको बेचा, तो मुनाफा जो है बट गया ना, जो लाभ है, जो लाभांश है, वो पहले डायरेक्ट होता था तो हम ज्यादा लाभ कमाते थे। अब मैं इसको बेच रहे और ये जाके इसको बेच रहे, ये चल रहा है पूरे मध्यकाल में, ठीक, ये चल रहा है पूरा मध्यकाल में। अब आइए, अब आपके सामने है, गुजरा बेटा, 1453 में क्या हुआ, चलिए ये तो समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि प्राचीन काल में और इस्लाम तक क्या हुआ। अब आइए जो मजेदार चीज है, आपने कहा ना यूरोपियनों का आगमन कैसे हुआ सर, तो वो समझ में नहीं आएगा तो पूछना। अब ये देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हो, रोम का मतलब भूमध्य सागर है। अब अफ्रीका के जब ऊपर देखोगे तो अफ्रीका के ऊपरी भाग में एक भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी कहते हैं जिसको, और उस भूमध्य सागर में जब आप देखोगे तो भूमध्य सागर के बेल्ट में, कि भूमध्य सागर के ऊपर रोमन एम्पायर था। अभी रोम है ना, अभी इटली राजधानी है उसकी, आप लोग घूमने भी जाते हो, मिलान उसका बहुत अच्छा शहर है, एसी मिलान है, वो खेलता है। फिर पोप भी है वेटिकन में, वेनिस वहीं पे है, और थोड़ा सा जब ऊपर जाओगे तो स्विट्जरलैंड में जाना, जिनेवा, तो वहां के व्यापारी बहुत फेमस थे, वेनिस के, जिनेवा के। अब हुआ क्या कि ये आज का जो रोम है वो पहले इतना छोटा नहीं था, वो रोमन एम्पायर था और वो दो भाग में बटा हुआ था, मतलब एक ही एम्पायर के दो, एक पश्चिमी और एक थे पूर्वी, ये है ना। जो पश्चिमी भाग की राजधानी कहां थी, रोम, और पूर्वी भाग की थी कुस्तुनतुनिया। हाँ, वो बाद में इस्तांबुल बना, कुस्तुनतुनिया। यानी ये जो कुस्तुनतुनिया है वो बहुत पुराना, हजारों साल पुराना था। वो 4वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी लगभग, और उसका ऐतिहासिक महत्व था। किस पे? हाँ, अभी एक तो यूक्रेन वाला भी चल रहा है उधर, उधर इधर। अब इस्तांबुल जो बाद में हुआ, पहले कुस्तुनतुनिया था, इधर रोम था। ये जो कुस्तुनतुनिया का एरिया है, इनका डायरेक्ट संबंध किससे था, इस क्षेत्र के व्यापारियों से। तो यहां के कल्चर से भी क्या थे, ये प्रभावित होते थे, ये यहां के संस्कृति से प्रभावित होते थे। कोई दिक्कत? सब चल रहा है। तभी क्या हुआ, 1453 में इधर के जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के लीडर हैं, लोग हैं, वो हमेशा इस ताक में है कि कब इस पर नियंत्रण स्थापित करें।
और तब जाके 1453 में उस्मानी तुर्क ने इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में, रोमन साम्राज्य के पूर्वी जो राजधानी है उस पर जो उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब सवाल यह होता है कि व्यापार जब होता है तो या तो स्थल मार्ग से होता है या जल मार्ग से। अब स्थल मार्ग से तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां किसका नियंत्रण है? तुर्कों का हो गया, उस्मानी तुर्कों का। और ये जो रूट है, ये जो एरिया है, इस पे भी अरबों का है। तब एक नया रूट खोजने की आवश्यकता होगी कि नहीं? अब आपके मन में हुआ कि भाई ये जो स्पेन के लोग हैं और पुर्तगाल के, ये इधर क्यों आए इंडिया, या यूरोपियन क्यों आए जल मार्ग से? स्थल मार्ग से ही आ जाते। तो भैया स्थल मार्ग से कैसे आता? स्थल मार्ग पर तो नियंत्रण है उस्मानी तुर्कों का, है कि नहीं? तो पहला सवाल आपके दिमाग में हो गया कि भैया उस्मानी तुर्कों ने स्थल मार्ग पर नियंत्रण कर लिया कुस्तुनतुनिया में, अब इनके पास विकल्प नहीं था। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा चीज था जिसके लिए इतना पागल थे? तो वो सबसे मेन चीज था मसाला, स्पाइस। क्योंकि पूरे यूरोप को जो चीज मिलता था वो था मसाला, और भी चीजें थी, क्योंकि ये पूरा यूरोप ठंड प्रदेश था, और जहां ठंड होती है, जहां तापमान कम होता है, वहां उत्पादन जो क्षमता है वो कम है। वो बात अलग है कि बाद में इंग्लैंड के अंदर कृषि क्रांति हुई यूरोप के अनेक देशों में, और उन्होंने इस प्रकार से कम तापमान में कृषि प्रणाली को विकसित किया। लेकिन उस समय, अब आप मसाला का क्या महत्व है? तो ये लोग मांस खाते थे, ज्यादा मांस पे ज्यादा निर्भर थे, पहली चीज। और मांस को देखिएगा आप, जो शाकाहारी होंगे छोड़ दीजिएगा, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, मछली मांस बनता होगा उनके घर में, तो आप देखिएगा अपने घर में माँ जो है मसाला में लगाकर उसको रख देती है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। मसाला लगाने से न केवल ड्यूरेशन, स्वाद, उसको प्रिजर्व रखा जाता है। और चारागाह भी नहीं था, चारागाह की भी आवश्यकता थी। मतलब इनको दूसरे क्षेत्रों से बहुत और भी सामान जो है इनको क्या है निर्यात किया जाता था, यूरोप को आपूर्ति की जाती थी। तो इनको तो चाहिए, यह पहला कारण था। यानी जो पहला कारण है वो है कि जब स्थल मार्ग से अवरुद्ध हो गया एशिया में संपर्क, तब जल मार्ग की तलाश जरूरी थी। अब आप बोलोगे सर सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के लोग ही क्यों आए? सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के ही लोग क्यों आए? तो उसका मूल कारण यह है कि ये जो दो देश है, वे चाहते थे कि भूमध्य सागर से हम क्या करें, व्यापार करें। थोड़ा बहुत व्यापार चलता था। ये जो भूमध्य सागर का एरिया है उस पर नियंत्रण है जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का, और अरब सागर में नियंत्रण है इस्लाम का, अरब व्यापारियों का। मरता क्या नहीं करता। आप सुने हैं बचपन में, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब क्या करोगे? एक तरफ इन्हें पूरे यूरोप को आवश्यकता किस बात की है? आपूर्ति की, है ना। और दूसरी तरफ जो वेनिस, ये जो है वेनिस और जिनेवा के व्यापारी का एकाधिकार है, यहां अरब व्यापारी का एकाधिकार है। यहां अरब व्यापारी और यहां वेनिस और जिनेवा के व्यापारी, ये दोनों का एकाधिकार है। अब स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने क्या किया? रुचि लेना शुरू किया अपने व्यापार के लिए। तभी क्या हुआ, एक प्रक्रिया और घट रही है। देखिए आपने मतलब
कोई भी घटना जब होती है उसका कार्य कारण सिद्धांत होता है। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में ही क्यों हुआ, 1906 में, तो जो परिस्थितियां बनी। भारत 47 में ही क्यों आजाद हुआ, अरे 47 में नहीं होता, 48 में होता, 50 तक होता तो उसी समय वही आसपास। आपने मतलब क्यों हो रहा है यार। 1453 यानी 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ये पूर्वी राजधानी की, ध्यान में सुनिएगा, मजेदार चीज है ये। जब इसका पतन हो गया तो यहां के लोग कहां गए, रोम में आए। रोम आए। अब आप बोलोगे रोम ही क्यों आए, इधर जा नहीं सकते थे, ऊपर जा नहीं सकते थे, तो ये रोम आए। रोम न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक पोप भी थे यहां, और ऐतिहासिक भी उसका अपना इतिहास था, अतीत है रोम। तो ये लोग रोम आए, और जब रोम आए कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात, तो जर्मनी में प्रेस की स्थापना हो गई थी। अब किताबें छपने लगी। तो जब वहां के लोगों से संसर्ग हुआ, पश्चिमी ये पूर्वी जो है रोमन एम्पायर के विद्वानों का, व्यापारियों का, तो जब संसर्ग हुआ तो पता चला कि रोम का अपना अतीत है। तो ये लोग फिर वहां पे पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई। बड़े बड़े जहाज बनने लगे, और पुनर्जागरण के पश्चात जब एक चेतना आई यूरोप के अंदर, अंधविश्वास की बेरिया जब विखंडित होने लगी, तब लोग अब सोचने लगे कि भैया चलते हैं कहां, नए नए जगहों की खोज करने। सुने हैं कहीं इंडिया है। अब आप बोलो इंडिया की खोज क्यों हो रही है, मसाला को लेकर। इन्हें पता था कि प्राचीन काल में रोम के साथ बहुत ही बेहतर संबंध था यूरोप का, और यदि हम भारत को खोज ले तो क्या होगा, हमें वो चीज मिल जाएगा। अच्छा, स्पेन का जो निवास वो था यात्री खोजकर्ता कोलंबस, वो भी भारत को खोज रहा है। वास्को डिगामा भी भारत को खोज रहा है। अरे भाई, भारत नहीं हुआ क्या हो गया। जैसे आज पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व भारत को खोज रहा है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से। क्यों? ऐसा नहीं कि अभी खोजा है, मोदी जी आगे तब, मोदी जी के पहले भी भारत था, खोज रहा है। यही लाइन एक दिन बोले तो बच्चा बोला हाँ सर पिछले 7 साल में बहुत तो खोज रहा है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके पश्चात, जब 2004-5 के बाद, जब धीरे धीरे जो है 2000 के बाद, जब धीरे धीरे भारत में एक स्थिर सरकार बनी वाजपेयी जी की, फिर कांग्रेस की 10 साल रही, और दूसरी बात है कि 20वीं शताब्दी में जब प्रवेश किया तो चाइना और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, तो खोज हुआ, सब लोग आ रहे हैं। तो मसाले की खोज की वजह से ये लोग कहाँ गया बेटा, है ना। अब देखिए, तो आपके सामने 3 चीज जो है वो बहुत अहम था पहले बताने वाला, कि प्राचीन काल में भारत का प्रत्यक्ष संबंध था कहां, इंडिया का डायरेक्ट संबंध यूरोप से। दूसरी चीज, जब मध्यकाल हुआ, जब पूर्व मध्यकाल गुप्त काल के अंत तक यहाँ पे अरब का जब उदय हुआ, इस्लाम का जब उदय हुआ, तो हम लोग का व्यापारिक संबंध डायरेक्ट ना होकर अप्रत्यक्ष हो गया। और 1453 में कुस्तुनतुनिया जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, उस पर उस्मानी तुर्क के अधिकार के पश्चात स्थल व्यापार एशिया और यूरोप का, पश्चिम एशिया और यूरोप का समाप्त हो गया। अब आवश्यकता था यूरोप की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जल मार्ग की खोज करना। वहीं दूसरी ओर स्पेन और पुर्तगाल व्यापार करना चाहता था भूमध्य सागर में, जिसको वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने नहीं करने दिया, क्योंकि उनका वहां एकाधिकार था। अब निकल पड़ेंगे, वो गाना नहीं है बबली और बंटी का, मैं तो झोला उठाकर चला। अब झोला उठाकर चलेगा तो यहाँ जहाज उठाकर चलेगा, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस, ईसाइयत।
अब सबसे पहला जो व्यक्ति है जो गया, वो उसका नाम था कोलंबस। अब कोलंबस ने क्या किया, वो पहुंचा, तो जब पहुंचा तो वो पहले मान्यता क्या था कि भैया इधर जाओगे संसार खत्म है, संसार खत्म, लो भैया, मतलब इस साइड बढ़ने पर संसार खत्म। जैसे अभी जब छोटे थे तो क्या कहा जाता था, थोड़ा दूर जाने पे आकाश है, जबकि आकाश तो शून्य है, आकाश का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ये कब पता चला, जब थोड़े बड़े हुए, मैच्योर हुए तब। छोटे में क्या बताता है, अब माँ बहुत मजा लेती है क्योंकि सही करती है, माँ हर सही चीज नहीं बताती, बता देगी तो मालूम चला बुद्ध बन गया बच्चा, क्योंकि बच्चे में उत्सुकता ज्यादा होता है। जब बड़े हुए तब पता चलता है कि माताओं का रोल हिंदुस्तान के अंदर हर जगह होता है, लेकिन भारत के अंदर सबसे कठिन है। हर जगह होता है, लेकिन भारत के बच्चे उत्सुक, वो जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो ज्यादा है। अब यहां क्या है, जब कोलंबस पहुंचा तो पहुंच गया एक देश, वो अमेरिका था। अब उसको तो नहीं पता, तो बहामास द्वीप है वहां, बहामास आइलैंड, गए होंगे, सुने होंगे, बहामास आइलैंड बोल देते हुए पहुंचा देता, परेशान गए। बहामास आइलैंड, वहां पहुंचा तो सुना था कि इंडिया के लोग होते हैं सामले सामले, काले काले, जिसको गोरा पे, अपने गोराई पे गुमान है, तो भैया चले जाना यूरोप, पता चल जाएगा। क्या गलत कह रहे बेटा, नहीं हम सामले हैं तो क्या हुआ, हम कृष्ण के भक्त हैं। अब गया तो रंग काठी, मतलब जो है कद काठी सब तो ठीक था इंडिया की तरह, लेकिन भैया वो लाल लाल थे। अब ये सुना था कि इंडिया वाले सामले सामले काले काले हैं, अब तो मामला गड़बड़ है भाई, लाल लाल और सामले सामले में अंतर है। तो इन्होंने रेड इंडियंस नाम रख दिया, मतलब खोजने गया था किसको, सब कुछ इंडिया, लेकिन कलर जो मिला वो रेड था, तो रेड इंडियंस। तो आज भी वहां के जो मूल निवासी अमेरिका के हैं वो रेड इंडियंस है। जो निग्रो है वो आयात किए गए थे, आयात केवल आदमी का नहीं होता है, सामान का, आदमी का भी होता है। वो आयात कहां से किए गए थे, अफ्रीका से, व्यापार के लिए। अब यहां पे आपसे एक सवाल है, अब समझ में आया, अब इंडिया कहां है, अब सवाल है, प्रश्न है कि इंडिया कहां है। तो इसके पहले ये वास्को डिगामा के पहले एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बार्थलेम्यू डियाज, बार्थलेम्यू डियाज, ये भी वहीं का था, पुर्तगाल का। ये आया, और ये जब आया, देखिएगा ध्यान से, अब ये आया ऐसे करते करते, लेकिन आंधी आ गया यहां, और इसको अपनी जहाज को लेकर जाना पड़ा, किसको, बार्थलेम्यू डियाज को। 1587-88 की बात है ये। किसने नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ नहीं, गुड होप नहीं, स्टॉर्म, और ये लौट गया। लेकिन बार्थलेम्यू डियाज से एक चीज पता चला कि एक रास्ता तो है। अच्छा, पहले प्राचीन काल में एक नक्शा होता था, इतना कंपास, इतना इधर, इतना साउथ, इतना डिग्री, ये तो पता था, तभी तो हम यात्रा करते थे कहीं, तो ये तो पता था कि इंडिया है, लेकिन इतनी जानकारी उन्हें नहीं थी। फिर बाद में बहुत सारी खोजी हुई, तो ये जब आया तो पता चला केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि ये आंधी की वजह से लौटना पड़ा, और फिर आया वास्को डिगामा। ये जो केप ऑफ गुड होप से वास्को डिगामा जब आया था, तो इसका नाम वहां के राजा ने रखा, और राजा और वास्को डिगामा का बहुत बेहतर संबंध था, और वो आया फिर इंडिया में। आपको पता ही है
केनिया में रुका। इसकी ठहराव केनिया में हुई पहले, और फिर यहां से जा रहा था तो वो रास्ता भटक गया, और फिर एक गुजरात का व्यापारी जो है, दरअसल गुजरात का व्यापारी इधर ही मिला था इसको बहुत शुरुआत में ही, तो उसने बताया कि नहीं, आप जो इस रास्ते से जा रहे हो वो आप गलत जगह पहुंच जाओगे, आप ऐसे रास्ते से जाओ। और इसके बाद ये पहुंचा कालीकट, जहां का राजा था जमोरिन। ठीक है, तो आप देखो किस प्रकार से 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होने के पश्चात व्यापारिक एकाधिकार होने की वजह से वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का भूमध्य सागर में, और वहां का जो शासक है वो बहुत ज्यादा क्या है, एक व्यापार में भी रुचि है और पुनर्जागरण से प्रेरित है, ऐसा लग रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि भारत की खोज हो, वो चाह रहा है कि हम ही व्यापार करें, वो चाह रहा है कि ईसाइयत का प्रचार हो। अच्छा, ईसाइयत के प्रचार का भी एक कारण था, मतलब पूर्वी एशिया। अच्छा, पूछे केप ऑफ गुड होप क्यों रखा गया? क्योंकि एक आशा किया गया कि भारत और ईस्ट जो पूरब के देश है उसके व्यापारिक मार्ग क्या हुए, अब खुल गए। मरहबा मरहबा, मतलब कितना खुश हुआ होगा ये लोग। आपके आईएएस बनने पे ज्यादा खुश होगा ये। ऐसे आईएएस बनेगा तो बहुत खुशी मिलती है, रात भर नींद नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना खुश हो जाओगे लगे जन्नत मिल गया। जन्नत समझते हैं? देखिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, काम का चीज पे आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज है हमारा वो है, दिखाई दे रहा है ये तो ज्यादा मोटा हो गया ना? अब सही है? अब सही है? सही है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अब देखिएगा, अब एक सवाल है कि फिर तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। अब मैंने पहले ही बताया था कि आपका काम है कि जो है एनसीईआरटी पढ़ना, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आते होंगे बस। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये आया पुर्तगाली इंडिया के अंदर, तो इन्होंने कालीकट पहुंचा, उसका स्वागत हुआ। तो स्वागत करने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ से बड़े पैमाने पर मसाला ले गए अपने देश, और 60 गुना अधिक लाभ पर इसको बेचने का प्रयास किया गया। 60 गुना लाभ अर्जित किया गया, और फिर दोबारा वास्को डी गामा आया 1502 में, और इस बीच एक व्यक्ति आया क्रेवाल, हालांकि वो पराजित भी हुआ। यहाँ के जो अरब व्यापारी थे, जमोरिन था, उसको पराजित किया। देखिए, जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं है, वो उसका उपाधि है। कालीकट के राजा का राणा विक्रम नाम था उसका। तो प्रारंभ में जब आता है पुर्तगाली, तो राजा जमोरिन उसका स्वागत करता है, लेकिन बाद में अरब के व्यापारियों के दबाव में उसका विरोध होता है, और धीरे धीरे पुर्तगाली का चूंकि जो नौसैनिक है क्षमता, जो तोप है, नौसेना है, वो मजबूत है, और यही वजह है कि नौसैनिक के दम पर वो धीरे धीरे अपनी स्थापना करने लगता है व्यापारिक कोठियों का। और सबसे बड़ी बात है कि उन क्षेत्रों में जो मुगल है, मुगलों का भी अधिकार नहीं है। मतलब बंबई वगैरह का जो एरिया है, गोवा का एरिया है, वहां मुगलों का पहुंच भी नहीं है उस समय। गुजरात और उधर तो बाद में गया मुगल, वहां का लोकल ये रूलर है, शासक है बहादुर शाह। और बहादुर शाह का संबंध किससे है? तुर्की से। किससे है? तुर्की से। बहादुर शाह का संबंध
मिस्र से है, यानी मिस्र और तुर्की, इनसे संबंध है किसका? गुजरात के शासक का। और ये सारे शासक क्या है? इस्लामिक, ये ध्यान देना है, ठीक। और इधर कौन है? इधर है आपको पुर्तगाली, जो पहले आया, पुर्तगाली सबसे मेन। और दो युद्ध भी होता है इनके बीच, 1508, 1509, एक चौल का युद्ध, एक दीव का युद्ध। अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं समझे? रटने की जरूरत नहीं, प्री नहीं है कि इन दो युद्धों में, चौल और दीव के युद्धों में, पहले तो पराजित हुआ पुर्तगाली, क्योंकि इनकी संयुक्त सेना थी। मतलब मैं बता रहा हूं कि कैसे यूरोपीय, कैसे पुर्तगाली भारत में स्थापना किया। अगर मैं डायरेक्ट बना दूं ब्रिटिश और फ्रेंच, फिर मजा नहीं आएगा। तो ये पहले पराजित हुआ, फिर पराजित किया। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो अरब सागर है, तो अरब सागर पर किसका नियंत्रण है? अरब सागर पर। और हिंद महासागर पर अरब का, अरब व्यापारियों का। अब उसको दो उद्देश्य था इसका, जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों को वहां से निकालना, जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों को भूमध्य सागर से निष्कासित करना। और दूसरा उद्देश्य था अरब के व्यापारियों को अरब सागर और हिंद महासागर से हटाना। पहले में तो सफल हो गया वो, क्योंकि पुर्तगालियों ने अरब सागर में तुर्की, मिस्र और गुजरात को पराजित करने के पश्चात यहां नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो पहले चीज में तो सफल हो गया। अब दूसरा चीज देखिए, अब जब स्थापित कर लिया इसने, तो अब क्या करेगा? अब ये करेगा कि भारत में अपना क्या भेजेगा, उसको कहते हैं गवर्नर। भारत में इसने अपने गवर्नर को भेजना शुरू किया, ठीक है, गवर्नर को भेजना शुरू किया। और सबसे पहले क्या आया? अल मीडा। फिर कौन आया? अलबू कर्क। फिर नीनो डी कुन्हा। यानी जो पहला काम इसने किया वो अरब प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के पश्चात, दो प्रतिद्वंदी था, एक अरब प्रतिद्वंदी है और दूसरा कौन होगा? इंडिया के जो रीजनल पावर है वो। तो गुजरात के शासक को तो हरा दिया। आपको ये जब भी पढ़ो, एक तो 1509 में हरा दिया इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के शासक को, और 1510 जो आईएएस में आया है, प्री में आया था, इसने गोवा के शासक, गोवा पे नियंत्रण किसका था? यूसुफ आदिल शाह, इसको पराजित किया। यानी अब धीरे धीरे क्या है, यह बहुत मजबूत शासक था, अभी धीरे धीरे क्या है, भारत के स्थानीय शासक को पराजित करना शुरू करता है। अरे इन्होंने मराठों को भी पराजित किया, वो बातला के बाद में खुद भी पराजित हुआ बाजीराव के साथ। ये बंबई भी जीत लिया, ये गोवा भी जीत लिया, ये श्रीलंका तक जाता है, ये मलक्का तक जाता है, और हिंद महासागर के जो द्वीप है उस पर भी अधिकार करता है। हाँ, मतलब आप देखो, ये सागर का स्वामी है, मास्टर ऑफ द सी। पहले तो अरब सागर पर नियंत्रण, फिर हिंद महासागर पर नियंत्रण, और फिर इंडिया के जो पावर है उस पर नियंत्रण, क्योंकि मुगल भी उतना मजबूत नहीं है। अगर आपसे पूछे सर पुर्तगाली तो व्यापार करने आया था, तो फिर मजबूत कैसे हुआ? तो मुगल तो था ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 1498 में
1498, और मुगल 1556 में आया। बाबर, ये अकबर मेन 1556 में, ऐसे 1526 में, ठीक है। अरे 1500 क्या 1600 तक, 1572-73 में पहली बार समुद्र देखता है अकबर, जब गुजरात अभियान करता है। और पूरे अपने जीवन में अकबर बस वही एक बार आया, 2 बार आया था गुजरात, बस। यातायात का साधन नहीं था। तो यहां तो मुगल भी, यहां मुगल का नियंत्रण नहीं है, और स्थानीय शासक कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनकी नौसेना मजबूत है। अच्छा, भारत में क्षेत्रीय शक्तियां हैं उस समय इस साइड पश्चिम में, तो ये एक समस्या थी हमारे लिए और इनके लिए सहज। और देखते देखते इन्होंने किसको भेजा? अल्मीड़ा को, और अल्मीड़ा ने लाया कार्टेज। ये समझने वाली चीज है, ये लाया कार्टेज, ये आपको समझना है। और काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था, ये अगर समझ गए, और आसान है समझना, क्या है ये, आसान है। इससे लगता है इतना दिमाग के सिस्टम अलग आ गया तो कोई बात नहीं, क्या कल से ये पेज नहीं लेंगे। अल्मीड़ा, इसने क्या लाया? कार्टेज। देखिए पहले आया, धीरे धीरे क्या है, इसने इसको भेजा जहां जहां इसने व्यापारिक क्षेत्र थे, इसके पूरे इंडिया में नहीं, पुर्तगालियों के जहां जहां अपने क्षेत्र थे व्यापार के, वहां का राज्य बन गया गवर्नर। और इसने लाया कार्टेज। कार्टेज का मतलब है व्यापारिक परमिट। मतलब ये समझो कि आप चाहते हो कि व्यापार करना, तो अब व्यापार करने के पहले क्या होगा? आपको लेना होगा कार्टेज परमिट। किससे? पुर्तगाल के गवर्नर से, और पुर्तगाल के शासक के नाम पर, पुर्तगाल के शासक के नाम पर। और आपको परमिट के बदले क्या होगा? कुछ शुल्क देना होगा। अब लो, और बिना इनके परमिशन से, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकते, अरब सागर में। यानी अगर आपको व्यापार करना है, अब व्यापार कौन कर रहा है? भारतीय व्यापारी, और दूसरा अरब व्यापारी। अब भारतीय व्यापारी में भी कई तरह के व्यापारी थे। एक थे चुलिया मुसलमान, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी व्यापार करते थे, चुलिया मुसलमान। सब नाम सुन ही लेगा तो फिर मैं बताऊं क्या? ये बता। एक लड़का गया शादी में, कह रहा है कि सर, बहुत सारा दोस्त था मेरे साथ गया, मेरा दोस्त कह रहा है कि ये तो पहली बार देख रहे हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, हमने तेरा शादी हुआ? कहता है नहीं। तो पहले तेरा शादी भी नहीं हुआ? अरे कोई जरूरी नहीं कि हर जगह की संस्कृति अलग अलग है, अभी तो थोड़ा सा बड़े हो और मिलेगा सुनने को। क्या क्या देखिएगा, अब ये भारतीय व्यापारी और अरब व्यापारी क्या दे रहे हैं? कार्टेज। इवन मुगल कहते हैं, आप पढ़े होंगे, अकबर तक कार्टेज देता था, हालांकि वो शुल्क बहुत कम था, नाम मात्र का। और बिना कार्टेज के मतलब अनुमति, बिना कार्टेज के आप, बिना अनुमति के, बिना शुल्क के आप व्यापार नहीं कर सकते। मतलब इतना डोमिनेंट। ये 1505 में आया और 9 तक रहा, मतलब 5 से 9 तक, और ये कार्टेज ले आया, क्योंकि हम उस समय जागरूक नहीं थे, मुगल का वहां नियंत्रण नहीं था। अच्छा, मुगल भी अवेयर नहीं था। अगर मुगल जागरूक होता, अकबर चीज को समझ नहीं पाया,
समझ तो कोई नहीं पाया। वक्त को कौन समझ पाता है? समय को। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता है, समझ लेता है थोड़ा बहुत भी, देखो वो सफल हो जाता है क्या। लेकिन पूर्ण रूपेण कहाँ? अकबर अनपढ़ था, अशिक्षित था, लेकिन अपने पीछे एक विरासत छोड़ कर गया अकबर। कुछ कमियां रही होगी, लेकिन जो दे कर गया इस संस्कृति को, इस समाज को, इस देश को, मानव, चाहे वो अकबर हो, बहुत सारी चीज अशोक ने दिया, बुद्ध ने दिया, पैगंबर साहब हैं, बहुत सब बड़े लोग, सारे लोग कुछ ना कुछ देके गए कि नहीं? और ये बताओ, लेकिन ये अकबर को भी पता नहीं कि ये आने वाले समय में जो मैं कार्टेज भी दे रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा हूं इसको, ये होगा स्थिति। और इसी में था एक काफिला सिस्टम, काफिला सिस्टम, काफिला व्यवस्था। अब ये काफिला व्यवस्था क्या है? बहुत दुष्ट था ये। देखो, ये तो मानो कि यूरोपियन आपसे बहुत श्रेष्ठ था। हाँ, देखो जो भी आपसे श्रेष्ठ हो आप मान लेना। अरे वो पुनर्जागरण से प्रेरित होकर आए थे, वहां के विचारों को लेकर आए थे, ज्ञान भी था। बोलो, है? कोई बात नहीं, दर्शन हो गया। अब ये काफिला व्यवस्था, सबको कहीं ना कहीं जाना है। क्या? अब ये काफिला सिस्टम क्या है जरा सुनना, कि जैसे मान लिया जाए, आप देखो ये कोई जहाज है, अच्छा मुझे नहीं आता है बनाने, ये जहाज है किसका? अरब व्यापारी, भारतीय व्यापारियों का। भाई जहाज बनता कैसे है बनाना, मुझे थोड़ी दिखाना है, मुझे ड्राइंग। तो ये करता क्या था? ये बहुत चालाक था। एक तो जिसे परमिट दिया जाएगा वही व्यापार करेगा, और इन जहाजों के, जो अरब व्यापारी और भारतीय व्यापारी का जहाज था, इसके पीछे ये अपना भी जहाज लगा देता, एक दो। लो, पुर्तगाली अपना भी जहाज लगा देते ताकि इसकी निगरानी हो। हालांकि बहुत दुष्ट था, वो बोलता था कि मैं सुरक्षा करूंगा, दरअसल वो फी लेने के बदले सुरक्षा का वादा करते थे, लेकिन ऐसा था नहीं। वो सुरक्षा नहीं करते थे, वो निगरानी करते थे। जैसे आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और तो कहीं ले जाना छोड़ने वाली बात हो, जैसे ड्यूटी हो या स्कूल हो या कहीं कॉलेज वगैरह हो, स्कूल मतलब पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है? क्या होता है बेटा? तो आप तो बोलोगे क्या कि नहीं मैं सुरक्षा कर रहा हूं, मैं आपको कंफर्टेबल के लिए मैं आपको लाता और पहुंचाता हूं। दरअसल वो निगरानी भी होता है, कई बार आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा लाने के लिए, है? छोड़ने के बाद भी आधा घंटा खड़ा रहेगा। तो निगरानी भी है। तो इसका मतलब समझ जाना कि पुर्तगालियों से प्रेरित है। और बोला क्या, इसमें आप सारे चीज का व्यापार नहीं कर सकते। कैसे? आप काली मिर्च नहीं ले जा सकते, आप विस्फोटक नहीं ले जाते, आप साल्ट पीटर जैसी चीजों को नहीं ले जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे। यानी कुछ व्यापारिक वस्तुओं पर पुर्तगाली ने अपना एकाधिकार कर रखा था, जिसका व्यापार केवल पुर्तगाली कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, केवल पुर्तगाली, यानी पुर्तगालियों का एकाधिकार था इस पर, पुर्तगालियों का वर्चस्व था। किस पे? इस पे। कोई दिक्कत? ये है, यानी शुल्क के बदले, तो इसी को नाम दिया गया काफिला सिस्टम। ये काफिला में चलता था, जो पुर्तगाली व्यापारी, जो पुर्तगाली जो जहाज है, इनका देख रेख करता था, सुरक्षा करता, कहीं दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से व्यापार न कर ले। अब अल्मीडा का तो बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं रहा। उपलब्धि यह रहा कि भारत में उसने पुर्तगालियों का जो है एक
फाउंडेशन रख दिया, एक नींव रखा, अरब को निष्कासित कर दिया। लेकिन अल्बुकर्क के बारे में आपको जब तक नहीं जानिएगा, अल्बुकर्क ये वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क इसने न केवल सबसे पहले गोवा जीता, बल्कि गोवा को इसने मुख्यालय बनाया, राजधानी नहीं। पहले कोचिन था, अब गोवा बनाया। इसने दो काम किया, एक तो विस्तार किया, पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार। अब पहली बार इसने क्या लाया? अच्छा, अल्मीडा के बारे में आपको पता है, शांत जल की नीति भी लाया था अल्मीडा, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी। समुद्र का जल कितना शांत होता है। बोला कि भाई मुझे व्यापार करने दो शांति से, तो आपको मैं उसका लाभ दूंगा, वरना संघर्ष करो मेरे साथ। तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, शांत जल की नीति। अल्मीडा ने अरब को निष्कासित किया। अल्मीडा ने एक नींव रखा पुर्तगालियों का, और अल्मीडा ने कार्टेज और काफिला सिस्टम को भी व्यवस्थित किया। 1505 में लाया था, लेकिन डेट वगैरह नहीं कहीं जरूरी नहीं है। अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने पहली बार जो साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्यवाद, ध्यान देना है, इसको कहा जाता है बेटा पुर्तगाली साम्राज्यवाद। इसको क्या कहेंगे? पुर्तगाली साम्राज्यवाद। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसने भारत के अंदर पहली बार यूरोपीय साम्राज्यवाद को, पहली बार पुर्तगाली साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। ये साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? ये टर्म जो है आधुनिक टर्म है। यानी यूरोपियनों में पहला कौन था? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में पहला था अल्बुकर्क। क्योंकि अल्मीडा जो पराजित कर रहा है वो व्यापार को लेकर, वो गुजरात के व्यापारी से, अरब, ये तुर्की और गुजरात और मिस्र के व्यापारी, ये क्या नाम है, सेना से लड़ने नहीं गया था। वे लोग आए थे लड़ने। अरब ने विरोध किया था इसका 1508 और 9 दोनों में। वो साम्राज्य विस्तार नहीं चाहता था। अगर वो काफिला सिस्टम ला रहा है, अगर कार्टेज ला रहा है, तो व्यापारिक उद्देश्य से। लेकिन अल्बुकर्क व्यापारिक उद्देश्य से नहीं ला रहा है। ये विस्तार चाहता है भारत के अंदर। ये विस्तार चाह रहा है अरब सागर और हिंद महासागर में, राजनीतिक रूप से। और यही वजह है कि ये आप देखिएगा श्रीलंका, मलक्का और अन्य क्षेत्रों को धीरे धीरे ये और इसके उत्तराधिकारी जीतने का प्रयास करते हैं। तो ये विस्तार पे बल देता है। और दूसरी बात, ये अस्थायित्व, अस्थायी निवास, मतलब चाहता है कि भारत में पुर्तगाली क्या करे। और इसलिए देखिए सती सिस्टम, ये सती प्रथा को समाप्त करता है, प्रयास करता है जहां जहां पुर्तगाल के क्षेत्र। ये जबरन बलपूर्वक विवाह, धर्मांतरण ये भी करता है। मतलब भारत में जितने भी पुर्तगाली आए थे उसमें हर देश में होता है, एक तो अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग, और दूसरा निम्न वर्ग। इसने निम्न वर्ग के पुर्तगालियों को कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, आप हिंदुस्तान के अंदर क्या करो? अस्थायी रूप से निवास करो। और अस्थायी रूप से निवास कैसे होगा? जैसे आप अफ्रीका गए, कांगो, बेनिन, कभी जाइएगा, लोसोथो, बुरुंडी, और वहां पे अगर आपको अस्थायी निवास करना है तो वहां की लड़की से क्या कीजिएगा? विवाह कीजिएगा। तो इसने बोला पुर्तगालियों से कि आप यहां स्थायी रूप से निवास करने के लिए क्या करो? विवाह करो। और ये लोग क्या किया? लेकिन ये बताओ, गोवा में, गुजरात में मुसलमान ज्यादा थे, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं थे। अब उन महिलाओं से विवाह करेगा, लड़कियों से विवाह करेगा,
तो तैयार होगी? आज आज कोई यूरोपियन आए और आपसे बोले मुझे विवाह करना है, तैयार हो जाएगी? नहीं, कितना भी करोड़ होगा, एक चीज बता रहे हैं, कितना भी करोड़ होगा, नहीं आप सही कहा कि पैसा होगा तो कर लेगी, तो पैसा तो किसी से भी कर लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या होता है कि जब कल्चर अलग होता है बेटा, तो आदमी सुनता भी है, कई बार सोचता है। जो पढ़े लिखे हैं, नहीं ऐसे भी 10 में से 5-6 आदमी तैयार हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी तैयार नहीं होगा पैसा होने के बाद भी। तो आप सोच रहे हो ना, वो यही इंडिया में होता तो कर लेता। जब बाहर की संस्कृति आती है, उस समय की बात बता रहा हूं, इवन अभी तैयार नहीं होगा कोई, अभी तैयार नहीं होता है। एक दौर चलता है, एनआरआई का एक दौर चला भूमंडलीकरण के बाद, और आज एनआरआई से शादी करने के लिए लोग डरते हैं, तो वो लोग वेबसाइट पे आ गए हैं, ब्रोकर के थ्रू शादी हो रहा है। पहले डायरेक्ट लोग पागल थे एनआरआई के लिए, इतना फर्जीवाड़ा चला, फिर कई लोग तो शादी करने के बाद एडजस्ट नहीं हो पाए। तो बात 100% सही है कि पैसा जिसके पास होगा लोग जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बात है कल्चर भी तो है। एक बड़ा वर्ग है जो कंफर्टेबल नहीं है। आप बहुत पढ़ने में तेज है, आईएफएस नहीं डालते, बहुत लोग नहीं डालते, उन्हें लगता है कि आईएफएस से बेहतर अपना देश सही है यार। क्यों? उन्हें लगता है कि हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्या है वो वहां चले जाते हैं। समझ रहे बात को? तो यहां पे क्या है कि आप जो है बलपूर्वक विवाह कर रहे हो, और धर्मांतरण कैसे? इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में चले जाओ। इस्लाम से धर्मांतरण किसमें हो रहा है? ईसाई में। और ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स था, एक डिक्लाइन का कारण है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये जो सती प्रथा, ये इसने एक धार्मिक न्यायालय भी लाया जिसकी कमियां थी। हमने कहा ना, एक पक्ष में राजनीतिक है, साम्राज्यवादी नीति, और दूसरे पक्ष में है कि भारत के अंदर ईसाइयत के साथ साथ किसकी स्थापना करना? पुर्तगालियों को अस्थायी रूप से निवास करना। ये दोनों चीज है। ये धार्मिक न्यायालय लाया, पता है, जो कहा जाता है इनक्विजिशन प्रथा, धार्मिक न्यायालय। इसने क्या किया, जैसे आप सार्वजनिक रूप से अगर ईसाइयत का आप दुष्प्रचार करते या किसी ऐसे बात को बोलते जो ईसाई धर्म के अनुकूल नहीं है, तो ये आप पे मुकदमा चलाया जाता, शिकायत दर्ज होता, एक कमेटी बनती, कमेटी छानबीन करती, और छानबीन करने के पश्चात अगर आप दोषी पाए जाते तो जिंदा आग में झोंक दिया जाता। अब वरना नहीं तो क्या है, सूली पे चढ़ा दिया जाता, और नहीं तो वो देखे होंगे हॉलीवुड के मूवी में ऐसे बना रहता है और सर कलम कर लिया जाता। ये था सिस्टम। तो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता में कमी आ गई। हालांकि इसका अभी मज़ार जो है कहा जाता है गोवा में है, मुझे समाधि जो होता है, कभी जाइएगा तो पूछिएगा अल्बुकर्क का कहाँ है। हालांकि वास्को डिगामा का तो बता देगा, क्योंकि उसके नाम पे तो शहर बसा हुआ है वास्को। जाइएगा, घूमिएगा, बहुत सुंदर जगह है गोवा। और इसके बाद आया नीनो डी कुन्हा, जिसने अपनी राजधानी परिवर्तित किया कोचिन से गोवा में। फिर सेंट जेवियर भी आए भारत के अंदर ईसाई मिशनरी के रूप में, और इस प्रकार से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी रहा पुर्तगालियों का। आपको अगर पता होगा, ये बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। पुर्तगालियों ने क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? प्रेस। पुर्तगालियों ने क्या लाया? एक स्थापत्य कला, गोथिक। पुर्तगालियों ने क्या किया? भारत में ईसाइयत का प्रचार किया। पुर्तगाली ने जापान के साथ व्यापार
प्रारंभ किया? सबसे महत्वपूर्ण, सती प्रथा भारत में पहले से समाप्त करने के प्रयास किए गए। भारत के कई ऐसे शासक हैं, इवन जो है मराठा भी प्रयास किया था सती प्रथा का, बाद में इवन जैनुल आबदीन ने किया, इवन अकबर ने भी प्रयास किया सती प्रथा को समाप्त करने की। बहुत सारे शासक किया हैं। कश्मीर का था तो भारत का ही तो था। कौन? कश्मीर, कश्मीर कहा जाता था। अरे कश्मीर इंडिया में था उस समय में। पता नहीं कहाँ खो जाता है, कहाँ खो जाते हो समुद्र के। आजकल किसी के संसर्ग में नहीं ना हो रहे, कहीं वही नहीं ना गए थे 4-5 दिन, सब बैठा के पूछना पड़ेगा, इसलिए भूल गया लगता है सब चीज। समुद्र के महत्व को रेखांकित किया। समुद्र यानी समुद्र, हिंद महासागर जो है पहला ऐसा था जिसने इसके महत्व को समझा। इसके बाद पुर्तगाली जब इंडिया आए, अनानास, पपीता, हुक्का, बहुत सारे चीज लाए, है ना। आलू बहुत लाए, मतलब ये काम किया पुर्तगालियों ने। अब सवाल होता है, जब इतना मजबूत था, नौसेना इतना मजबूत है, भारतीय शक्ति उसके आगे जो है नतमस्तक है, क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है उसके सामने। इनका एक क्षेत्र था हुगली, जहाँ पे शाहजहां के काल में इन लोगों को बहुत पीटा था। ये हुगली में लूटपाट करते थे और धर्मांतरण भी करने का प्रयास किए। जब ये खबर मिला शाहजहां को, तो उसने ऑर्डर दिया वहाँ के राज्यपाल को, गवर्नर को, सूबेदार को, और इतना मारा इन्हें, पीटा, खदेड़ के निकाल दिया। खदेड़ना समझते हो ना, पूर्वांचल में जाओगे तो एक शब्द है खदेड़ना, दौरा दौरा कर पीटना। और इनके जो गिरजाघर थे, चर्च थे, उसको तोड़ दिया और इन लोगों को बंदी बना के लाया गया शाहजहां के काल में। तो शुरुआत इन्हीं की तरफ से हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जब इतने मजबूत थे, चाहे वो नौसैनिक स्तर पे हो या चाहे क्षेत्रीय शक्तियों के सामने हो, चाहे हिंद महासागर और अरब सागर पर नियंत्रण की बात हो, चाहे इनकी तोप की बात हो, ये मजबूत थे, तो फिर हारे कैसे, डिक्लाइन कैसे, पतन कैसे हुआ, ये एक अहम चीज है और ये पता होना चाहिए। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जो आता है ना, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आप बेसिक चीज जान के रखो। ऑप्शनल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ऑप्शनल में सवाल आ जाता है एक कॉन्सेप्ट से। अरे 150-100 शब्द भी होता है लिखने के लिए, 100 शब्द के क्वेश्चन भी होते हैं जहां 70-80 शब्द लिखने हैं आपके। तो इसके पतन के जो कारण है ये अहम है और ये देखना है आपको। पुर्तगाली पतन, या भारत में पुर्तगाली पतन के कारण, देखिए सबसे पहला कारण क्या था भारत में? हाँ, ये इनका जो है अल्बुकर्क का नाम सुने होंगे। अल्बुकर्क के पश्चात
किसी योग्य गवर्नर एवं नेतृत्व का अभाव। ये जो गवर्नर होता था वो नेतृत्व भी कर रहा है, ये नहीं है। आप बताओ, नीनो डी कुन्हा आया और उसके बाद जो है एक भी ऐसा नाम बताओ कि जो बड़े पैमाने पर पराजित किया होगा अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को, या जो पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया होगा या बनाए रखा होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो उत्तराधिकारी होता है वो दो प्रकार के हैं। उत्तराधिकारी एक होता है जो अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है, और एक उत्तराधिकारी होता है जो कम से कम उसको बनाए रखता है। वो दो काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं था, यही नहीं, और सहिष्णुता की नीति। देखिए, ये जो पॉइंट देखने में छोटा है, ये जो असहिष्णुता है, देखो सहिष्णुता क्या होती है? सहिष्णु, ये जो समाज है, ये सामाजिक विकास हो या स्थायित्व हो, ये जो सहिष्णुता है वो विकास में भी हेल्प करता है और अस्थायित्व में भी, है ना। लेकिन ये जो शासक है इसके, वो असहिष्णु है। ये क्या है? असहिष्णु। ये भाई आप क्या कर रहे हो? आप इस्लाम से ईसाई परिवर्तन कर रहे हो। ये तो असहिष्णुता है, धार्मिक। तो समाज में इनके प्रति जो श्रद्धा होगा, आपको पता है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इस्लाम मतलब जो परिवर्तन हुआ वो सूफियों की वजह से। अरब व्यापारियों के संसर्ग में आकर, कभी आपने बोला केरल में इतना मुसलमान क्यों है? क्योंकि सबसे पहला क्षेत्र वही था बड़े पैमाने पर जहां अरब व्यापारियों का संपर्क हुआ। सिंध में अटैक भले ही हुआ था, लेकिन आज भी जाकर देखो, अरब कंट्री में सबसे अधिक मुसलमान अगर है, मतलब अच्छे अच्छे पदों पर, पैसे, संपर्क, तो वो जाके देखिएगा केरल के लोग। सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बड़े पैमाने पर बने हुए हैं केरल में, आज हर जगह बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वहां पे था। क्यों? ऐसा नहीं केवल विदेश, अरब कंट्री में वहां की कल्चर से प्रभावित हुए। क्यों? जैसे आप दो आदमी से मिलते हो, दो दोस्त हो, एक बिहार के हो, एक गुजरात के तो एक दूसरे से इंस्पायर हो गए। हो सकता है गुजरात के जो व्यक्ति है वो बिहार से प्रभावित होकर शादी विवाह कर ले, क्या, या उसके कल्चर को अडॉप्ट कर ले। लेकिन ये कब होगा? अब स्वेच्छा से। लेकिन अगर दबाव बनाने का प्रयास करोगे तो आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी दबाव से, बलपूर्वक आप किसी संस्कृति को नहीं अपनाते। याद रखिएगा, हूण आया, कुषाण आया, शक आया, पहलव आया, इन लोगों ने, इंडो ग्रीक आए, इन सभी ने क्या किया? हिंदुस्तान की संस्कृति को आत्मसात किया। उसने नहीं किया तो हम लोग भी किए। हम जो बता रहे हैं, हमने बलपूर्वक नहीं दिया। तो वो आया, वो एक्सेप्ट किया और हमने उसको स्वीकार किया। वो इसलिए एक्सेप्ट किया, कुषाण आए, वो शिव को धारण किए। हमने बोला था कि धारण करो। उसने सिक्कों पर शिव और नंदी का त्रिशूल और शिव नंदी का जो अंकन किया, तो क्या, तो कौन इंप्रेस हुआ? ना 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 ना, बाहरी जब भी होता है, बाहर के लोग में आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पहले ज्यादा होना चाहिए। याद रखना,
बाहर के लोगों में आत्मसातीकरण, पहले सुनो मेरा बात, बाहर के लोगों में आत्मसातीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होना चाहिए। हम लोग तो जो लोकल होते हैं वो जल्दी बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, याद रखना बेटा। वो धीरे धीरे होता है। जैसे आप कभी गुजरात में जाओगे, आप कभी मुंबई में जाओगे, आप कभी साउथ में जाओगे, तो यहां से कोई बिहार के लोग गए, कोई बिहारी गया, कोई यूपी के भैया गए, तो ज्यादा दायित्व तो बाहरी वालों का है, क्योंकि वो तो वहां का है। कभी सोचो, वो वहां का है। हिंदुस्तान के लोगों ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया है, कहीं का नहीं करता। आप जाओ गुजरात में जाओ, वहां का लोग क्यों करेगा, एक दो लोग नहीं, वहां का नहीं, आप पहले धीरे धीरे उस चीज को इंप्रेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो। फिर क्या होता है, फिर हमारी बारी होती है। और भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमने जब भी हमारी संस्कृति दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ नहीं रही, हम उसे निगल गए। इस्लाम संस्कृति जब इंडिया में आई, वो हिंदू संस्कृति से श्रेष्ठ थी। याद रखिएगा, ब्रिटिश संस्कृति हमसे श्रेष्ठ थी और उसको हमने कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। समझने का प्रयास करना। हां, खान पान, इस्लाम को आत्मसातीकरण इसलिए नहीं हो पाया कि उसके सबसे मेन मुद्दा था खान पान, लेकिन ब्रिटिश संस्कृति को तो हमने उस समय एक्सेप्ट किया ही नहीं, केवल मध्यम वर्ग किया। और आज धीरे धीरे न चाहते हुए भी हमने क्या किया। तो कभी भी कोई भी संस्कृति बाहर से आती है तो याद रखिएगा, बाहरी पर ज्यादा दबाव होता है। इसलिए दबाव होता है कि आप यहां के हो, आप गुजरात में जाओ, बंबई में, बंबई वाला आज भी एक्सेप्ट नहीं किया आपको, मारता फिरता रहता है। गुजरात के लोग आज भी उतना एक्सेप्ट नहीं किए, मजबूरी है, कहां क्या करोगे। लेकिन हां, यह है कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया जब भी होती है, जो टर्म है वो दोनों तरफ से होती है। और भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जब जब कोई बाहरी आया, हमने इन लोगों को निम्न क्षत्रियों का दर्जा दिया। चाहे वो शक आए, कुषाण आए, ग्रीक आए, चाहे वो हूण आए, इनको मैं निम्न क्षत्रियों का दर्जा दिया। समाज में हमने उसको क्या स्थान दिया। लेकिन वो भी तो, उन लोगों ने भी तो हमें एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने कैसे किया, उन्होंने बुद्ध को एक्सेप्ट किया। यार, पहले मूर्ति कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं बनाया था। पहला जो मूर्ति बना बुद्ध का, कोई हिंदुस्तान का नहीं था, कुषाण इंडिया के बाहर का था। कभी सोचिए आप कहते हो ना भारत की संस्कृति है क्या, यह है भारत की संस्कृति। यहां पे कभी भी बलपूर्वक, यहीं पे नहीं, किसी भी समाज में बलपूर्वक आप शासन नहीं कर सकते अस्थायी रूप से। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो लाइन, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है। पहली बार, एक पक्षीय नहीं हो सकता, फिर वो अस्थायी होगा ही नहीं। मान लिया कि वही एक्सेप्ट कर लिया, मैं ना करूं, अब मैं कर लिया वो ना करे तो, अच्छा मैं करूंगा कैसे। जैसे वन साइडेड लव अफेयर थोड़ी है भाई, कोई लड़का किसी को पसंद कर ले और लड़की करे ना, तो स्वीकारता का स्वीकृति कहां मिला। और दूसरी, जब भी कोई आता है बाहर से, तो बाहर वाले का प्रथम प्राथमिक दायित्व तो होता है कि वो वहां के कल्चर से प्रभावित हो। जैसे आया, कुषाण आया, कुषाण ने क्या किया, बुद्ध से प्रभावित हुआ, वहां की मूर्ति बनाई। आप बोलोगे सर मूर्ति जब बना तो मूर्ति तो यहां के कलाकारों ने बनाया, लेकिन उस कलाकार को प्रश्रय किसने दिया, कुषाण ने। कुषाण बाहर था। फिर वो शिव नंदी से प्रभावित हुआ, फिर धीरे धीरे और भी चीजें से प्रभावित हुआ। हम लोग क्या प्रभावित हुए, उसने बहुत सारी चीज लाए, चोंगा लाया, बड़े बड़े जूते लाए, घोड़ा से संबंधित चीजों लाए, सेना से संबंधित चीजों को लाया, बड़े बड़े कोट लाए, और हमने फिर धीरे धीरे उसको कई 100 साल बीतते 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 हमने क्या किया, उन सभी को अपना लिया। तो दोनों तरफ से चला। लेकिन क्या पुर्तगालियों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई ना, बलपूर्वक कर रहा है यार। तो मुसलमान में तो लोग अलोकप्रिय था ही पहले से, अरब व्यापारियों में
गुजरात के व्यापारियों में। आपने गोवा को पराजित किया, गोवा का शासक मुसलमान है, गुजरात के शासक मुसलमान है, आप तो अलोकप्रिय हो गए, हुए कि नहीं बेटा? और दूसरा काम क्या कर दिए? दूसरा शादी विवाह, अरे सब करना। धर्म प्राचीन से लेकर आज तक बहुत संवेदनशील रहा है। धर्म, कार्ल मार्क्स ने बोला, सही तो बोला था कि धर्म क्या है? अफीम है, धर्म अफीम। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। कह रहा है सामाजिक, कह रहा है असहिष्णुता की नीति, और इसमें धार्मिक असहिष्णुता, सती प्रथा बुरी चीज है, लेकिन सती प्रथा का विरोध करने वाले लोग, समझने वाले कितने लोग थे कि सती प्रथा खराब चीज है? आज भी कई चीज खराब है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आज से 200 साल बाद लिखा जाएगा ये एक चीज खराब है, क्योंकि आज का इतिहास भी तो लिखाएगा ना बेटा। अपने जीवन में देखिएगा, मैं आप सब, कि कई बार हम लोग ऐसे निर्णय लिए होंगे, इस बात पे लड़े होंगे घर में बाहर पर कई बार, और आज हंसीएगा कि यार वो आप खुद कर रहे हो। जैसे किसी मुद्दे पर डांटे होंगे और आज बोलेगे नहीं यार वो तो मैं बेवकूफ़ी पे डांट दिया। ऐसा होता है कि नहीं कई बार? आप देखना करना, ऐसे थोड़ी है कि आप सब ऐसा व्यक्ति है कोई गलती ही नहीं किया। तो ये एक जो है तीसरा जो सबसे मेन था, ये कह सकते हैं कि पुर्तगाली प्रशासन में अभिजात वर्ग का प्रभुत्व, यह अभिजात वर्ग का प्रभुत्व है, जबकि व्यापारी वर्ग चाहते हुए भी परिवर्तन करने में अक्षम। देखिए, अब आप बोलोगे, देखो किसी भी जगह जाओगे तो ऊपरी वर्ग का ही प्रभुत्व होता है कि नहीं? लेकिन यहां पे अलग थोड़ा कैसे है समझिएगा। ये जो वर्ग है इसका प्रशासन में, वहां के सत्ता में बहुत महत्व है। जबकि अब देखिएगा कि शासक जो है व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। शुरू में जब इमेनुअल वगैरह जो थे या बाकी शासक थे, तो वो लोग क्या है, हेनरी जब था तो ये व्यापारियों को प्रोत्साहित करता था, खुद व्यापार में निवेश करता था और खुद ही रुचि लेता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि ऊपरी वर्ग का प्रशासन में, सत्ता में बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। और जान लो, व्यापारी जो होते हैं ना, किसी भी देश के व्यापारी हो, वो विरोध उन्मुख नहीं होते, उनके स्वर विरोध के नहीं होते, मानते हो? जैसे अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप देखिएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, मैं भूल गया, मैं पकड़े रह गया इसको। हाँ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो सबसे ज़्यादा, हालांकि पता तो नहीं चलता कि प्रशासन चलाता कौन था, लेकिन यह है कि व्यापारिक और पुरोहित वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी, ये आप सभी मानते हैं कि, और कोई सिस्टमेटिक रहा होगा जिस प्रकार से चीज़ें हैं। अब चूंकि आकलन पे ही बहुत सारा इतिहास लिखा जाता है ना। अब बात है कि किसी भी समाज में जाओ, ये जो ब्राह्मण वर्ग है ना, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आज के ब्राह्मण वर्ग या जातिवाद वाला मत समझना। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो समाज है उसमें एक ऐसा वर्ग जो ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा उसका नेतृत्व करता हो, जो प्रशासन हो या शासन हो उसमें निर्देशन करता हो। जैसे उस समय पहले पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग का पहले काम क्या था? आज चीजें बदल गई। ब्राह्मण वर्ग का काम क्या था? शिक्षा देना, राजा का मार्गदर्शन करना, समाज का मार्गदर्शन करना। तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो ब्राह्मण करता है, समाज का पढ़ा लिखा वर्ग करता है, वही करता है भाई। पहले तो ब्राह्मण, मैं क्या कह रहा हूं, प्राचीन, मध्य और
19वीं शताब्दी तक, 20वीं के हाफ तक पढ़ने का दायित्व तो अपने ही ऊपर ले लिया उसने, दूसरे को पढ़ने ही नहीं दिया क्या? तो वो पहले परिवर्तन करता है, लेकिन जब परिवर्तन हो जाता है तो बाद में परिवर्तन विरोधी हो जाता है वो। अच्छा, ब्राह्मण के परिवर्तन में अगर व्यापारी वर्ग जुड़ जाए तो समाज का कितना प्रगति होगा? नहीं, ये बताओ, मोदी जी, लिखना मत, बता रहा हूं, या मनमोहन जी या वाजपेयी जी, 3 सरकार रहा है 20 साल में। अब ये जो सरकारें थी या है, ये अगर व्यापारी के साथ मिलकर निरपेक्ष होकर देश के लिए काम करेगा तो भारत कहां जाएगा या कोई देश कहां जाएगा? लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये जो परिवर्तन, अच्छा विरोधी पार्टी को देखो, पहले परिवर्तन चाहता है वो विरोध में। जब बीजेपी विरोध में थी तो एनआरसी का विरोध की, वो क्या नाम है उसका, आधार का। बीजेपी थी अमेरिका के साथ संबंधों का विरोध की, बीजेपी थी तो फूड सिक्योरिटी का विरोध की, बीजेपी थी तो उसका विरोध की, वो क्या लाया है, जीएसटी का विरोध की। जब सत्ता में आई वो सारी चीजें की। ये केवल बीजेपी के साथ नहीं है, आज हम लोग जान गए सोशल मीडिया की वजह से, ये सभी पार्टियों के साथ है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होकर आपको सत्ता मिलता है आप भी वैसे ही हो जाते हो। होता है कि नहीं? कांग्रेस को ही मैंने देखा, जब विरोध में थी वाजपेयी जी के विरोध में तो विरोध की, लेकिन सत्ता में आई तो कई चीजों को उसने भी किया। ये नेचर है, क्योंकि हम लोग भी जब सत्ता में आएंगे तो परिवर्तन के विरोधी हो जाएंगे बेटा, क्योंकि फिर हमारा क्या होगा, अधिकार कम हो जाएगा। तो ब्राह्मण वर्ग के बाद ऐसा ही हुआ, और पुरोहित, अगर व्यापारी वर्ग जुड़ जाए तो प्रगति होगा। लेकिन व्यापारी वर्ग कभी भी विरोध नहीं करता। ब्राह्मण जब अनुदार हो जाते हैं, शासक वर्ग जब अनुदार हो जाता है, यानी पुर्तगाली जब अनुदार हो गए उसके प्रशासन के अभिजात वर्ग, तो ये चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाए, वो परिवर्तन कर ही नहीं पाएगा। और इस प्रकार से पुर्तगालियों का पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन में एक और चीज का बहुत योगदान है, और वो क्या है कि आप देखना 1580 की बात है। पुर्तगाल पर या पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय, स्पेन के साथ विलय एवं उसका हॉलैंड एवं इंग्लैंड के साथ मिलकर स्पेन के विरुद्ध संघर्ष। कहने का मतलब पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय, मतलब स्पेन ने इनको पराजित किया। एक बार बात होगा, आपको याद होगा कि एक बार की बात है कि स्पेन जब इनको इन पर नियंत्रण कर लिया, हराया इसको, तो ये भागते हुए गए थे ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन ने कहा कि मैं तो हेल्प कर दूंगा, लेकिन सुना तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है। बोला कि हाँ सुंदर तो है। अच्छा, राजकुमारी लोग सुंदर ही होती है। मैं किसी राजकुमारी को या किसी बड़े लोगों के बाल बच्चे को बहुत सिंपल नहीं देखा। मैंने कई बार पूछा लोगों से, 1-2 आदमी से पूछा कि कारण, बोले बचपन से ध्यान दिया जाता है, बड़े होके ठीक ठाक दिखे। सौंदर्य नजरिया नहीं होता है, पैसा होता है सौंदर्य। सुहाना खान को देखे होंगे, शामली है सुहाना, शाहरुख खान की बेटी, अभी नीलामी में आई थी, नीलामी में आई थी। कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी। क्यों? मेकअप की बात है।
वो जब कोई भी बड़े लोग की बाल बच्चे बड़े लोग आपके सामने आते हैं तो मेकअप में होते हैं। सलमान खान बूढ़ा हो गया, अब तो देख लिए होगे सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत, या बड़े बड़े लोगों को, हीरोइन को देख लेते हो, लेकिन सामने पे देखिएगा तो मेकअप में रहते हैं सब। आपके पास भी आईएएस बन जाएगा, पैसे होंगे, आपकी पत्नी भी घर में कैसे भी रहे, जब बाहर जाएगी तो हीरोइन लगेगी। क्यों? पैसा। नजरिया नहीं, नजरिया अलग चीज है, पैसा। मेकअप, बिना मेकअप का कोई नहीं, किसी की पत्नी नहीं चलती, नहीं चलती। वो आप निम्न मध्यम वर्ग से हो ना, या मध्यम वर्ग से हो। ऊपरी मध्यम वर्ग आईएएस का तैयारी करने नहीं आता है, -% में 1% भी नहीं आता। मध्यम वर्ग तक आता है, ऊपरी मध्यम वर्ग 1-2% से ज्यादा नहीं आता, और ऊपरी वर्ग तो आता ही नहीं है। गलती से आ गया तो बहुत बड़ी बात है। वो 2 लाख 4 लाख रुपया के लिए, प्रेस्टीज के लिए नहीं है, बहुत प्रेस्टीज है, उस पर इतना पैसा है क्या? किसी के दबाव में थोड़ी काम करेगा वो, उसके तो जेब में अधिकारी है। आईएएस को पावर बहुत है, लेकिन राजनीति से ज्यादा थोड़ी पावर है किसी को। भारत के अंदर या कहीं भी चले जाओ तो पैसा बोलता है। यहां क्या है भैया? वो बोला कि ठीक है, मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी है, मेरा बेटा है, बेटा का नाम है चार्ल्स सेकेंड। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो बताया मेरी बेटी का नाम है कैथरीन। अब दोनों में शादी हो गया। तो इंग्लैंड ने हेल्प किया स्पेन के विरुद्ध, और बाद में जाकर स्पेन जब विलय कर लिया पुर्तगाल का, तो स्पेन से पुर्तगाल को निकालने के लिए हॉलैंड ने भी सहायता किया और इंग्लैंड ने भी। यानी उसका ज्यादातर कंसंट्रेशन कहां पे है, उसका ज्यादा केंद्र कंसंट्रेशन कहां पे है? वो है स्पेन पर, या स्पेन के साथ युद्ध में। तो भारत पे हो गया, इसका थोड़ा सा ध्यान हट गया। अच्छा, एक और चीज, जब स्पेन ने जब विलय किया पुर्तगाल का, तो इंडिया का जो पुर्तगाली साम्राज्य था उस पर ध्यान देना कम कर दिया। 2 चीज है। पुर्तगाल के स्तर पे क्या है कि पुर्तगाल अब ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, और स्पेन का क्या है कि स्पेन को इंडिया से मतलब नहीं था ज्यादा। ठीक। एक और चीज, ब्राजील की खोज हो गई थी, यह अहम पॉइंट है। ब्राजील की खोज, ब्राजील ऐसे ही होता है ना, ब्राजील की खोज के पश्चात, ब्राजील की खोज के पश्चात भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य पर कम ध्यान, या साम्राज्य के प्रति रुचि का कम होना। रुचि अच्छा शब्द है। एक और चीज देखना, क्या होता है ना कि आप गौर करना, ये तो समझ में आ गया इतना। एक मेजर चीज देखना, इसको कह सकते हो कालांतर में पुर्तगालियों का यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा। ये बड़ा मजेदार चीज है कि पूरा जब इतिहास देखोगे, हमें लगता है कार्ल मार्क्स, अगर आपको कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो कभी भी ये सवाल हो सकता है कि आप ये बताइए इंटरव्यू में कि अगर आपको आज तक में विश्व के 3 व्यक्ति को अगर चुना जाए, या 5 व्यक्ति को, इंडिया के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, तो आप ऐसे प्रश्न को आप तैयार रखिएगा हमेशा
जैसे पहला है, एक कार्ल मार्क्स जरूर होगा उसमें, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारधारा के माध्यम से वर्ल्ड के एक समय में आधा से आधे से ज्यादा लोगों को केवल अकेले वो अपने विचारधारा से प्रभावित कर दिया। और एक अद्भुत विचारधारा, देखो पूंजीवाद जो आया वो एक दिन में नहीं आया, पूंजीवाद हमेशा था। अरे जहां पूंजी होगा वहां, क्या कभी सुना है कोई एक आदमी हो जो पूंजीवाद को लाया या कोई सिस्टमेटिक लाया? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन समाजवाद को कुछ लोगों ने लाया, लेकिन उसको जो पहचान मिला मार्क्सवाद के रूप में, और एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार बोला समाजवाद में मजदूर की बात की गई, लेकिन किसी ने एहसास नहीं करवाया कि घर बना हुआ है। किसने बनाया? तुमने। लोगों ने कहा कि जब एड्रेस कर रहा था तुमने, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें मौका मिलता है उस पर रहने का? तो नहीं। क्या तुम्हें सही मजदूरी मिलता है? नहीं। क्या पहचान मिलता है? नहीं। सामने नाम किसका होता है? बनाने वाले का नहीं। मतलब ये आज हम लोग कितना सहजता से बोल रहे हैं, पहला व्यक्ति जिसने बात उठाई, कभी सोच के देखो, कार्ल मार्क्स की वजह से मजदूर, किसान, ये सब एक हुए, एक संगठन बना। कभी सोचते हो? अभी इंग्लैंड में भी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, वो एक अलग चीज, लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या किया? अब आप बोलोगे सर यूसुफ भी तो किया, पैगंबर साहब ने भी किया। हाँ किया, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं कि देखो, मतलब एक जो पूरे वर्ल्ड को झकझोर दिया, एक व्यक्ति आया, बुद्ध। बुद्ध अगर इंडिया में नहीं होता ना बेटा, बुद्ध अगर यूरोप के देश में जन्म लिया होता बुद्ध, या अमेरिका में जन्म लिया होता, तो इस धरती का सबसे बड़ा आदमी होता। बुद्ध ने क्या कहा? देखो महावीर भी हुए, अशोक भी हुआ, लेकिन अशोक ने क्या किया? इतना मारने के बाद गया। हालांकि ऐसा नहीं, अशोक की जो विचार है बहुत बड़ा विचारधारा है, लेकिन यार बुद्ध को देखो, विश्व का पहला आदमी था बुद्ध ने जिसने चीजों को उठाया कि दुख तो रहेगा, उसका कारण भी है, अगर चाहते हो तो, मतलब कारण दुख का केंद्रीय मुद्दा भी बनाया और निदान का उपाय भी बताया। तो मैं ये कह रहा हूं, और एक है गांधी। नहीं हम कह रहे हमने, आप किसी को भी ले सकते हो, जो एक लेवल में कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं गांधी। गांधी भी अगर यूरोप और उसमें होता ना, तो उससे बड़ा कोई धरती पे था ही नहीं कोई लीडर आधुनिक भारत में। मैं धार्मिक आदमी की बात नहीं बोल रहे, जिसने पंथ को चलाया, चाहे पैगंबर साहब है, चाहे आपको जो है यीशु है, उनका श्रेणी अलग है। मैं बात कर रहा हूं एक आम आदमी का। बुद्ध एक कोई पैगंबर नहीं था, बुद्ध एक व्यक्ति था। हम पैगंबर की बात नहीं कर रहे हैं क्या? एक बुद्ध एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के स्तर पे इतना बड़ा गांधी। अब बेवकूफों को क्या समझ में आएगी गांधी क्या है? तो एक चीज याद रखना, पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद, तकनीक ऐसा चीज है ना जो आपको हराएगा और जिताएगा। तकनीक, टेक्नोलॉजी। जब कुषाण इंडिया में आया, या सिकंदर भी जब आया, सिकंदर हर जगह क्यों जीत रहा था? क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल सिकंदर का उत्साह था, चाहे कुछ भी था, तकनीक की वजह से। आप पढ़िए यार, छोड़ो सिकंदर को, कुषाण के घोड़े जो होते थे, घोड़े में जो यूज किया उसने जो है अश्वरोही सेना का, उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। इस्लाम क्यों जीता? क्योंकि इस्लाम का न केवल श्रेष्ठ घोड़ा था, बल्कि वो पहली बार इस्लाम, जो तुर्क थे, उन्होंने अपने साथ क्या लाया? रकाब, लगाम, जीन, ये सब पूरा लाया, तो जीत गए। राजपूत, मतलब वीर होते हुए भी राजपूत हार गए, और ये जीत गए। राजपूत वीर थे, इसमें दो राय नहीं है, साहसी थे, लेकिन तकनीकी नहीं थे। अब इनका भी बाप कौन आया? मुगल।
वो तुगलमा पद्धति लाया, तकनीक, उसने नया चीज लाया, तोप साउथ इंडिया में हुआ था प्रयोग, बारूद वगैरह, तोप ही ले आया। तो तुर्क भी हार गए, लोदी भी हार गया। अब इनका ये पिताजी आए पुर्तगाली, तो इसने क्या लाया, नौसेना, और इनका भी बाप आ गया डच और ब्रिटिश फ्रांसीसी। तो ये अन्य प्रतिस्पर्धी जो आया, जब ये अकेले आया था, जब कोई अकेले आता है आपके शहर में, कोई कोचिंग खोलता है, या कोई दुल्हन दिल्ली से गई, पंजाबी से शादी कर लिया, कुछ इस टाइप से, देखना सुंदर दिल्ली की है, देखने में सुंदर हो तो और मजा, थोड़ा सा वो समझदार हो और टिम टाम करने वाली, तो जैसे पढ़ी रहेगी ग्रेजुएशन या 10+2 तो बताएगी हम तो डबल MA किए हुए हैं। मैं बहुतों को देखा हूँ ऐसा। अच्छा, तो गांव में तो थोड़ा सा सम्मान तो करेगा ही, बहू है वो भी दिल्ली से आई है, भाई सम्मान मिल जाता है बेटा। भाई अब तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, हो गया है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, तो फिर भी मिलेगा, है कि नहीं। इसको गुजरात भेज दिया जाए, गुजरात में इसका शादी करा दो, तो क्या होगा पता है, इधर से उधर नहीं जाते हैं लोग। संस्कृति का आदान प्रदान, वाह वाह क्या बात है, इसी को संस्कृति का आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई नया, अच्छा बताओ, बहुत सारी बहू चली गई तो एक गई तो बहुत सम्मान, अब बहुत आई प्रतिस्पर्धा हो गया। एक आया तो पुर्तगाली था, नौसेना ये वो, अब आ गया लो, तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, ना तो डचों से कर पाया। अरे भाई 1612 में एक युद्ध हुआ, जो सिवल्ली का युद्ध, और इसमें ब्रिटिश द्वारा पराजित हुआ। फिर डचों ने अटैक करके 1693 में भी इसका जीत लिया, पांडिचेरी वगैरह। जब फिर आया ब्रिटिश, तो फ्रांसीसी भी है। तो कहने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर जो यूरोपीय जो है पुर्तगाली है, ये क्या है, ये आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। एक और चीज आप कह सकते हो, ये डकैत भी थे, समुद्री डाकू। तो इनके जो ऐसी कुछ गतिविधियां थी, एक पॉइंट लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि पुर्तगालियों द्वारा कुछ अवैध गतिविधियों में लिप्त होना, जैसे अवैध के जगह आक्रामक भी कह सकते हो, आक्रामक गतिविधियों में लिप्त होना, जैसे समुद्री डकैती। तो समुद्री डकैती क्या है, आप मतलब ये भाई अच्छा तो नहीं माना जाता है, तो उससे दो नुकसान हुआ। एक तो यूरोप के व्यापारिक समुदाय में भी इनकी थू हो रही थी, और इंडिया में भी एक हुगली जो है या लूटपाट करते थे। मतलब आप हुगली जाते अगर उसके समय, मतलब इंडिया के व्यापारी व्यापार करना बंद कर दिया हुगली में यार। मतलब हुगली में काम ही यही था कि वहां पे जो भी जहाज गुजरता ये लूटपाट करते, इस प्रकार का काम करते थे। कौन? पुर्तगाली। तो अगर आपसे सवाल अगर यूपीएससी में क्या पूछेगा, मैंने तो पूरा, तो ये दो प्रकार से लाभ देगा पुर्तगाली के बारे में, केवल पुर्तगाली के बारे में पढ़ना है, अब फिर पढ़ना है ब्रिटिश और फ्रेंच। तो आपको जो लाभ देगा वो एक तो बेसिक कंसेप्ट पे काम दिया, दूसरा काम देगा कि पुर्तगाली के बारे में जो है एक सवाल, वो मिडाइवल हिस्ट्री में है कि पुर्तगाली का हिंद महासागर में जो साम्राज्य का जो स्थापना किया उसने, तो हिंद महासागर में पुर्तगाली साम्राज्य का महत्व क्या है, तो वो तो मिडाइवल हिस्ट्री में है। यहाँ पे जो पूछेगा, अब चूंकि पहला यूरोपियन कंपनी था तो इसके बारे में पता होना चाहिए था। अब इसके बाद कौन आया, तो आप देखिएगा डच। कौन आया? डच। अब डच आया कब? 1602 में कंपनी की स्थापना हुआ।
ऐसे तो 1595 में ही आ गया था, ये ब्रिटिश से पहले आया। लेकिन कंपनी और पहला जो बना इसकी कारखाना वो बना मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम पहले कारखाना बना था, मसूलीपट्टनम। अब ये जो लाया तो इसकी ये मतलब हम चूंकि प्री पढ़ नहीं रहे, एक होलिस्टिक बता रहे हैं, है ना। तो इसने क्या किया कि बाकी जो व्यापार हो रहा था वो तो हुआ ही, लेकिन इसने सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र, ये पहली बार सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बना दिया यूरोप के लिए, जो प्राचीन और मध्यकाल में था। प्राचीन काल में था, मध्यकाल में बस थोड़ा बहुत आयात होता था हमारा, हम निर्यात करते थे इनडायरेक्ट रूप से, और मुसलमानों को दिए, वो वहां से बेचा, या अन्य व्यापारियों को। अब यहां से इसने भारत से सूती वस्त्र का निर्यात करने लगा। कौन? डच। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डचों का। और दूसरा जो है उपलब्धि, अगर देखिए, इसने एक सिक्का लाया, स्वर्ण मुद्रा, पैगोडा। पैगोडा इनका क्या था? स्वर्ण मुद्रा। ये एक काम किया इन्होंने कि एक तो सूती वस्त्र, एक पैगोडा। और धीरे धीरे डचों ने भारत के अन्य क्षेत्रों में, पुर्तगाली पटना में नहीं आया था, बंगाल में गया, लेकिन पटना में नहीं था। आने का नहीं, हम व्यापार की बात कर रहे हैं। आने का तो पुर्तगाली पूरा हिंदुस्तान में गया भाई, व्यापारी था, जब इतने समय तक रहा तो जाएगा ही। ये कह रहे कि पटना में उसका जो व्यापारी कोठी वगैरह नहीं था उस टाइप से, आगरा में नहीं था व्यापारी कोठी उस टाइप से, जिस टाइप से बाद में डच और ब्रिटिश ने किया, फ्रेंच ने किया। हमने वहां व्यापारी कोठी, उस टाइप से शब्द सुना करो। हमने कहा कि पुर्तगालियों का उस टाइप से नहीं था जिस टाइप से डच, फ्रेंच और वो था। उस टाइप का मतलब है कि उनका नियंत्रण ज्यादा कहां था? बंगाल में था। इनका नियंत्रण कहां था? गोवा में था। इनका नियंत्रण कहां था? कोचीन में था, केरल के मालाबार कोस्ट में। इनका नियंत्रण कहां था? मालाबार कोस्ट में, गुजरात में, बंबई में, गोवा में था, तमिलनाडु में था, कन्नूर वगैरह में। इनका जो पूर्वी भाग है इसमें बंगाल में थोड़ा बहुत था, हुगली केंद्र था, याद रखिएगा, पुर्तगालियों का। जब डच गया तो डच पहली बार पूर्वी भारत, उत्तरी भारत में इसने बनाया, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में। ये मेरा मेन मुद्दा है। पुर्तगाली का भाई चूंकि लंबे समय तक था तो भाई स्वाभाविक पहला था, तो स्वाभाविक बात है थोड़ा बहुत था, लेकिन उसका मेन जो सेंट्रलाइज था वो था दक्षिण भारत, पश्चिमी तट, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत बंगाल। ये पहला आया जो पूर्वी भारत में है, जो अपनी कोठी बनाया पटना में, उड़ीसा में। इसने अपना व्यापारिक कोठी बनाया चिंसूरा में। ये पहली बार विस्तार कर रहा है पुर्तगाल, ये डच। तो डच का विस्तार उत्तर और पूर्वी भारत में होने लगा, जो पुर्तगालियों का उस टाइप से नहीं था। पुर्तगालियों का मुख्य फोकस कहां था? पश्चिमी साइड और पूर्वी साइड भी था। तो आप नीचे वाला हिस्सा, तमिलनाडु और ये सब, आंध्र वगैरह में भी ज्यादा पुर्तगाली नहीं गए थे, ये गया सब जगह। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो इसका ही पतन हो गया। ऐसा क्यों? जब ब्रिटिश आया तो इसका ही पतन हो गया। तो सबसे मेन कारण यह है कि आपको पता होना चाहिए, डच ने सबसे अधिक क्या दिया? लाभांश दिया अपने शेयर होल्डर्स को। डच एक स्टॉक कंपनी था, कई कंपनी मिलकर डच कंपनी की स्थापना किए थे। जैसे ब्रिटिश कंपनी की स्थापना व्यापारियों के समूह के रूप में की गई थी, तो डच कंपनी की स्थापना जो की गई वो कैसे की गई? कंपनियों के समूह के रूप में, और अपने शेयर होल्डर्स को सबसे अधिक परसेंटेज देते थे, डिविडेंड, लाभांश। लेकिन यही वजह बन गया कि प्रशासन में क्या हो गया? भ्रष्टाचार। ये मेन कारण है। अब इनके शेयर होल्डर आपस में लड़ने लगे
कि अधिक लाभांश मुझे मिले तो अधिक लाभांश मिले मुझे मिले। ये दूसरा देखिएगा, एक और चीज है, जैसे एक युद्ध हुआ इसका, कोलाचल का युद्ध 1741 में, किसके, आप नाम सुने होंगे, ट्रेवेनकोर, सॉरी ट्रेवेनकोर वर्सेस डच, राजा मार्तंड वर्मा, राजा मार्तंड वर्मा, और इस प्रकार से मालाबार के क्षेत्र से इनका नियंत्रण समाप्त हो गया। अब देखिएगा, ये मालाबार तट से इनका क्या हो गया। अब बोले सर, कोलाचल के युद्ध का महत्व क्या है। आप कहते हो ना, कोलाचल के युद्ध का महत्व यह है कि राजा मार्तंड वर्मा से पराजित हुए, मतलब पहली बार, कभी गौर कर रहे हो आप, कभी गौर किए हो क्या, पुर्तगाली किसी क्षेत्रीय शक्ति से पराजित हुआ था। अकेले तो पराजित नहीं हुआ था ना, वो तो तुर्की और मिस्र से 1508 में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि डच बहुत मजबूत था और पराजित किससे हो रहा है बेटा, वो एक छोटा सा पिदना सा जो है वो क्षेत्र है ट्रेवेनकोर, और उसके राजा से पराजित हो रहा है। दरअसल ट्रेवेनकोर पर ब्रिटिश प्रभाव ज्यादा था और वो ब्रिटिश यूरोपियन पद्धति पे क्या था, संगठित था उसकी सेना, और यूरोपियन कल्चर से प्रभावित भी था। एक और चीज जो तीसरा मेन था, एक ये भी बोल सकते हो, शेयर धारकों के मध्य संघर्ष या विवाद, है ना, ये पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप बता सकते हो बेटा, अम्बोयना हत्याकांड। हत्याकांड ये 1623 की बात है। ये इंडोनेशिया में पड़ता अम्बोयना आइलैंड, और यहां पे इसने ब्रिटिश, पुर्तगाली और जापानी, इन जो व्यापारी वगैरह थे उनकी हत्या कर दिया इन्होंने। तो पहले से ही डच और पुर्तगाली में चल रहा था, अब ब्रिटिश से भी चल रहा था। अब ब्रिटिश को ये क्या मिल गया, ये कहीं ना कहीं पुर्तगालियों की जो नैतिक एक पक्ष था पुर्तगालियों का, वो कमजोर हुआ कि नहीं, कमजोर नहीं हुआ कि आप व्यापार करने आए हो और आप क्या कर रहे हो, यानी व्यापार की ओट में, व्यापार की आड़ में आप ये काम कर रहे हो। इसके बाद क्या हुआ, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध का मतलब हुगली का युद्ध भी कहते हैं, और चिंसूरा का युद्ध 1759। एक तरफ कौन था, ब्रिटिश, और एक तरफ डच। एक और चीज है जो बहुत अहम था, अपने देश से बाहर जब भी आप अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हो, जब भी आप चाहते हो कुछ बेहतर करना, मतलब उस समय के हिसाब से, चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, या फ्रेंच हो, या ब्रिटिश हो, तो सरकार का समर्थन होना बहुत जरूरी है। जैसे पुर्तगाल की जो सरकार है वो रुचि लेना कम कर दिया, गौर किए हो, वो इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। और जब उधर जाओगे तो फ्रांस की सरकार ने भी कम कर दिया इंडिया में, जबकि ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहां भी होगा कि जो हॉलैंड के सरकार द्वारा, हॉलैंड के सरकार द्वारा, या इसको ऐसे लिख सकते हो, डचों को अपने सरकार द्वारा पर्याप्त
समर्थन का अभाव, और लास्ट आप बता, मतलब बेसिक पॉइंट बताया। आप लिखने के तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा वो, क्योंकि डायरेक्ट कहीं पूछेगा ही नहीं आपसे, वो कोरिलेट करके पूछेगा। ब्रिटिश नौसैनिक, सर्वोच्चता, मतलब आप ये बता सकते हो कि जो ब्रिटिश की नौसैनिक है, नौसेना है, वो श्रेष्ठ है। तो पुर्तगालियों के लिए भी है कि जब 1612 में पुर्तगाली पराजित हुए, और इनके लिए भी है, डचों के लिए भी, अच्छा फ्रांसीसियों के लिए भी है। तो आप जो है हमारा जो मेन है मोटो, वो पहुंचना है कहाँ? फ्रेंच पे और ब्रिटिश पे। तो कल ये तो मैंने बता दिया कैसे आए, चूंकि ये भी जरूरी था बताना, क्योंकि डायरेक्ट हम फ्रेंच पे आते ब्रिटिश पे तो फिर आप भी बोलते और दिमाग में बैठता नहीं है, फिर भले ही आप पढ़ लिए हो फिर भी। अब हमारा जो सवाल बनेगा, अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कोई सवाल बेटा? हाँ, यहाँ इस टॉपिक से पूछ लो, यहीं पे जितना पढ़ाए हैं आज सवाल पूछ लो जो पूछना है। ये समुदाय दक्षिण भारत की समुदाय है, जो मुगल के समय भी था। एक चुलिया समुदाय, एक चटियार समुदाय, तो ये व्यापारिक समुदाय है। हाँ, ये इसी साइड था, पश्चिम में होगा, है ना? नहीं, चुलिया यहाँ भी व्यापार करता था, लेकिन चुलिया जो है इंडोनेशिया इस सब में भी व्यापार करता था। जो इंडोनेशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ के व्यापार में भी इनका जो है वो था, इन्वॉल्वमेंट था। अब कल आपका काम है, कल से पढ़ कर आने के लिए बता रहे हैं क्या। अब सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। कर्नाटक वॉर, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच जो संघर्ष हुआ, किस प्रकार से कर्नाटक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि अब क्वेश्चन आना शुरू होगा वहां से। और फ्रांस क्यों हार गया, डुप्ले की क्या भूल थी, क्लाइव ने वो क्या कर गया ब्रिटिश के लिए। तो कल जो है आपका जो सबसे अहम टॉपिक अब शुरू होगा, जहां से प्री में, ये सॉरी मेंस आईएएस के ऑप्शनल में सवाल आते हैं। आए भी कर्नाटक वॉर से